हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। मैंने जैसा प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। देखिए इसके बारे में कुछ जानने से पहले एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए जो आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। याद कीजिए ठोस पदार्थ क्या होते हैं, ठोस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि ठोसों के गुण क्या क्या होती हैं। आपने दो बातें पढ़ी होंगी और उन दो बातों को ही रिपीट करता हूं मैं, और यहाँ पर ठोस के बारे में बताऊंगा केवल, बस एक दो बातें बताऊंगा ठोस के बारे में, फिर टॉपिक पर आऊंगा जो मुझे यहाँ पर पढ़ाना है। ठोस पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, यानी कि वो सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस बोले जाते हैं। सॉलिड वो होते हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। इतनी बात आपने पिछली क्लास में पढ़ी है। एक बात। दूसरी बात ये कि ठोस पदार्थों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के मध्य अंतर अणु आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते थे, या जिसको आप आकर्षण बल बोलते हैं। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ठोस पदार्थों के अणु आपस में प्रबल आकर्षण बंध से जुड़े रहते हैं, या ठोस पदार्थ के अणु प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वे गति नहीं करते हैं। तो ये दो बातें आपने पिछली क्लास में पढ़ी हैं। यहां पर मैं बात करता हूं ठोसों के प्रकार की। देखिए सबसे पहली बात यहां पर ठोसों के प्रकार की आती है। इस स्टैंडर्ड पर आपको यह नहीं बताया जाएगा कि ठोस मतलब कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। यहां पर आपको केवल बात बताई जाएगी ठोसों के प्रकार क्या होते हैं। ठोसों के प्रकार से मतलब ये है कि ठोस होते कितने तरह के हैं, किस किस को। क्योंकि देखिए थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, जैसे मैं बात करूं आपके घरों में जैसे दीवारों में लगी होती है ईंट, ब्रिक्स, ईंट भी ठोस है, क्लियर। और एक रबड़ जो है जिसको आप पेंसिल का लिखा हुआ से इरेज करते हैं, वो भी ठोस है। एक बात। दूसरी बात मैं बोलूं कि जैसे आपके फर्श पर जो मार्बल लगा हुआ है, मार्बल ठोस है, वो भी सॉलिड है। जो चौक जिसका यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो भी सॉलिड है। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है। एक लकड़ी जो है, ठोस लकड़ी, वो भी सॉलिड है। जैसे मैं डस्टर की बात करूं तो ये तो मेरा डस्टर जो है वो सॉलिड में आता है। इसके अलावा अगर किसी प्लास्टिक की चेयर की बात करूं तो वो भी सॉलिड में आती है। ये सारी चीजें सॉलिड में आती है, लेकिन बेसिकली मतलब हम टेक्निकली देखें, साइंटिफिकली देखें तो ऐसा होता नहीं है। दो अलग अलग चीजें होती हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे? वो ये होता है कि मान लीजिए कोई चीज आपको देखने में ठोस लग रही है, लेकिन वो ठोस की सभी प्रॉपर्टी को शो नहीं करती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपको देखने में ठोस लग रही है, लेकिन वो ठोस की सभी गुणों को प्रदर्शित नहीं करती है। समझिए इस बात को। तो ठोस के गुणों को प्रदर्शित करना और ठोस के गुणों को प्रदर्शित ना करने, इन बहुत सारी बातों के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग होते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। समझने का प्रयास कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कि अगर आप नाम पर जाएं तो कहीं क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं जो क्रिस्टल में टूट जाती हैं या जिनमें क्रिस्टल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नमक है, चीनी है, यानी कि सॉल्ट है, शुगर है, इनके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरा सॉल्ट भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हर चीज एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर दो टाइप क्यों है। सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करना, सॉलिड होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिकली अब एग्जांपल जो मैंने लिया है सॉल्ट का लिया, नमक है, नमक क्रिस्टल, एक एक क्रिस्टल आपको नमक का दिख रहा होगा। चीनी है यानी कि शुगर है, शुगर का एक एक क्रिस्टल आपको दिखाई देता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये नहीं होता कि जो क्रिस्टल में टूटे या जो क्रिस्टल में हो या जिसको हम क्रिस्टल में देख पा रहे हैं, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्रिस्टल में होना या ना होना इस बात से डिसाइड नहीं करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है,
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से कोई भी सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। एक छोटी सी बात से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये समझिए। इससे पहले एक बात मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ, ये अच्छे से समझ लीजिए। क्रिस्टल या ठोस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो क्रिस्टल में है या नहीं है। जरूरी नहीं है नमक की तरह या चीनी की तरह कोई पदार्थ क्रिस्टल में होगा तब ही आप उसको क्रिस्टल या ठोस कहोगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई पदार्थ क्रिस्टलीय रूप में होगा तभी उसको क्रिस्टलीय सॉलिड कहा जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम ट्रू सॉलिड होता है, यानी कि उसको शुद्ध ठोस बोलते हैं, शुद्ध ठोस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है ये। यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखिए होता क्या है, कोई भी सॉलिड जब होता है वो बहुत छोटे मतलब परमाणुओं से मिलकर आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि कई परमाणु आपस में जुड़े और ऐसे ही बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ के किसी ठोस का निर्माण करती हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? नहीं तो आप फिगर से देख लीजिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, वो आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक रिपीटिंग यूनिट देते हैं। क्या देते हैं? रिपीटिंग यूनिट। जैसे मैं बात करूं, देखिए किससे जोड़ा, ये इससे जोड़ा, तो रिपीटिंग यूनिट आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ पर आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर मैंने आपको बताई है, ये छोटे छोटे अणु परमाणु लॉन्ग रेंज ऑर्डर में जुड़ते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, गाइस 5 स्टार लगा रहा हूं मैं इस पॉइंट को। अगर आपको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताना है तो इसको बताना जरूरी होगा, ये की पॉइंट है। इस क्रिस्टलीय ठोस को बताने के लिए की पॉइंट है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है? बहुत से छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे अणु आपस में जो होंगे वो एक दीर्घपरासी व्यवस्था। देखिए रेंज तो आप समझते होंगे ना, रेंज का मतलब है कहां तक पहुंच है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे हाथ में, मेरे हाथ की पहुंच कहां तक है, समझ में आ रहा होगा? तो लॉन्ग रेंज, रेंज का मतलब क्या है? मेरी पहुंच कहां तक है। आ रही बात समझ में? जैसे हमारे घर पे या किसी के यहाँ पर वाईफाई लगा होता है तो हम कहते हैं ना इसकी रेंज कहां तक है, कितने मीटर तक रेंज है, 4 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है, 20 मीटर है, इसकी रेंज कहां तक है। तो वो रेंज है, उस रेंज को आप बोलते हैं परास। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है एक वेल ट्रेंड, जिस बात को मैं बोल सकता हूं एक यूनिट जो अच्छे से व्यवस्थित हो, जिसके बारे में हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। आ रही है बात समझ में? ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ पर अरेंजमेंट, जिसके बारे में मैं डिफाइन कर सकूं अच्छे से। क्लियर? अरेंजमेंट याद रखना, ऑर्डर की जगह अरेंजमेंट भी समझ लेना। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, क्लियर? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होंगे जहां अणु या परमाणु की कैसी अरेंजमेंट होगी? लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होगी। आइए बात समझिए इस बात को। देखिए मैं फिगर से अभी समझाऊंगा, अगेन रिपीट कर रहा हूं। क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होंगे जहां अणु और परमाणुओं की लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगी, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होगा। इस बात का मतलब क्या है? ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये एटम है, ये सारे के सारे एटम है जो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्लियर? ये क्या बना रहे हैं? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं सारे के सारे एटम मिलकर। ये एक यूनिट है, एक यूनिट आपस में रिपीट होकर के क्या बना रही है? एक अरेंजमेंट कर रही है, और उस अरेंजमेंट से क्या बना रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रही है। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं आई? दूसरे वर्ड का मतलब समझ लीजिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज का ऑर्डर का मतलब एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी, पांचवी, इस तरह से इनकी। और ऐसा नहीं कि यहां पर ही एंड हो गया, ये चलती रहेगी इस तरह। तो ये ऑर्डर बन गया लॉन्ग रेंज। देखिए इस तरह से लॉन्ग रेंज ऑर्डर चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां से जाके इसी पर खत्म हो गया हो या दूसरे तक ही इसकी रेंज हो, नहीं। यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, अरेंजमेंट लॉन्ग है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो शो करते हैं दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। समझ लीजिए इस बात को। क्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनमें परमाणुओं की एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इस बात को मैं हिंदी में ये भी बोल सकता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस वो पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणुओं की,
अणुओं की एक दीर्घ परास व्यवस्था होती है, ऐसे ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल यानी ETC, सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। मैंने फिर कहा आपसे, मैंने कि आप उसके ये मतलब फिजिकल उसके फॉर्म पर नहीं जाएंगे कि कैसी फॉर्म में है, कि वो स्पेरिकल फॉर्म में है या क्यूबिक फॉर्म में है या क्रिस्टल फॉर्म में है, आप उसके इस बात पे नहीं जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए आप इस बात पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि वो किस फॉर्म में है ना। प्रॉपर्टीज क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर या अरेंजमेंट होना चाहिए, और यही ट्रू सॉलिड होते हैं, शुद्ध ठोस बोले जाते हैं इनको। आई बात समझ में? लोहा, सोना, चांदी, फॉस्फोरस, कई सारी चीजें। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? और एक एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे देखिए, हम लोगों के घरों में मार्कर होता है, सॉरी मार्बल जिसको बोलते हैं, मार्बल आप घरों में बिछाते हैं और उसी पदार्थ का एक यूज पढ़ाने के लिए करते हैं चौक में। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, उसी का मार्बल होता है और उसी की वो चौक बनी हुई होती है। तो अगर मैं बात करूं मार्बल की, तो मार्बल में होता क्या है? एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। बहुत ज़्यादा सॉलिड से मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है, क्योंकि उसकी एक लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है। उसके एटम्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज होते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक चौक की जो उसी सबस्टेंस से बनी हुई है, उसमें शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द एमोर्फस सॉलिड। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जहां मॉलिक्यूल्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर, हिंदी में बोलूं तो लघु परास व्यवस्था, जहां शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, दीज सॉलिड्स आर नोन एज द एमोर्फस सॉलिड्स। गाइस प्लीज अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपकी समझ में ये आ गया है, ये फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होना चाहिए। आई बात सही में नहीं आई? उसी के अपोजिट होता है जस्ट एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। एक अक्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जहां अणुओं परमाणुओं के मध्य शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लघु परास व्यवस्था होती है। इस बात को अगर मैं फिगर से देखूं तो देखिए, यहाँ पर इसका ये एक एटम है और ये एटम स्टार्ट हुआ, इसकी दूसरी रिपीटिंग यूनिट ये रही, तो इसका अरेंजमेंट यहीं तक है, इसके बाद इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट टूट गया, नहीं टूट गया, तो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है गाइस, शॉर्ट रेंज है, बहुत ही शॉर्ट रेंज है इनकी। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हम कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगी, हम तो देख के बताएं। कुछ बात टेक्निकली भी देखी जाती है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं, आप 10th क्लास से पहले जब भी पढ़ते हो एसिड्स के बारे में, अम्ल के बारे में आप पढ़ते हो, तो आप पढ़ चुके होते हो कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार तीखे होते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन जब आप 10th क्लास में आते हैं तो डेफिनेशंस बदलती हैं, डेफिनेशन बदलती है, टेक्निकल डेफिनेशंस आती हैं। वो कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा सा एक डायलॉग चलता है, वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए। वही चीज़ आपके साथ होने वाली है, मतलब होगी, हो भी रही होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये थोड़ी टेक्निकली आई है। अब आपको ये बताने का नहीं कि सर क्रिस्टल तो मुझे दिख ही नहीं रहे इसमें, नमक में क्रिस्टल दिखते हैं तो नमक क्रिस्टल ये ठोस है, मार्बल में क्रिस्टल नहीं दिख रहे तो मैं कैसे कहूँ मार्बल क्रिस्टल ये ठोस है। मार्बल और रबड़ एक जैसे, तो मैं तो कहूँगा क्रिस्टल ये ठोस है, एक चीज। दूसरी चीज, कांच जो होता है क्रिस्टल ये ठोस होता है, तो मेरे लिए तो कांच और मार्बल दोनों एक से, मैं तो कहूँगा दोनों क्रिस्टल ये ठोस है या दोनों क्रिस्टल ये ठोस है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, टेक्निकली चलिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, इसी के बेस पर आपको डिफाइन करना होगा। अब आप इस बात पर डिफाइन नहीं करेंगे कि दिखने में कैसा है, नहीं। मैं प्रीवियस बात, मतलब इससे पहली जो बातें मैंने बोली थी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक एक चीज के बारे में आपको अच्छे से डिस्कशन करना है। और जब ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी
कि जरूरी नहीं होता है जो चीज़ हमको दिखने में सॉलिड है वो ट्रू सॉलिड है। देखिए सॉलिड तो कुर्सी भी है, सॉलिड तो चेयर भी, टेबल भी है, और एक स्टूल होता है वो भी सॉलिड है, मार्बल है वो भी सॉलिड है, चौक है वो भी सॉलिड है। यही तो हमको क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा सॉलिड क्या है, वही क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? नेक्स्ट तो मैं बता रहा था शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या होगा, बहुत ही जो रेंज होगी इनकी बहुत छोटी होगी, यानी कि अरेंजमेंट जो होगा बहुत शॉर्ट रेंज में होगा। अगर दोनों फिगर को मैं दिखाऊं तो आपको देखिए किस तरह से इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। आई होप समझ में आया होगा। इसके एग्जांपल की बात करूं, रबर, कांच, ये एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल होते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल होते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज के बेस पर होता है क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन और होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं आप इसको अच्छे से समझ लें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अमोर्फस सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जिनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑलवेज ट्रू सॉलिड होते हैं, समझ लीजिए। ये पूरी की फिगर मैंने आपको दे रखी है एक बात। दूसरी बात समझ लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बलों के आधार पर भी ठोस अलग अलग तरह के होते हैं। 4 प्रकार के ठोस होते हैं, आकर्षण बलों के आधार पर 4 प्रकार के ठोस होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण की। क्रिस्टलीय ठोस, जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्रिस्टलीय ठोस में अणु या परमाणु यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए ये कोई ठोस है, ये कोई सॉलिड की स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एटम्स हैं। तो ये एटम्स आपस में अट्रैक्शन फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में या किसी भी सॉलिड में यदि कोई भी सॉलिड किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है तो उन मॉलिक्यूल्स, उन एटम्स को बोला जाता है अवयव या अवयवी कण। इस टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये आपको काम में आने वाली है। जब भी किसी ठोस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर वो ठोस बना हुआ होता है, उसको कंपोनेंट बोला जाता है, अवयव या अवयवी कण। क्लियर? अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में ये 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी, नेटवर्क ठोस। यानी कि आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। इनका मतलब क्या है, वर्गीकरण क्यों है, मैंने आपको एक बात बताई। अब एक मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी अभी तक समझाई है, अवयव। अब मैं ये नहीं बोलूंगा एटम्स है या आयन है, मैं मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा, अब मैं केवल और केवल कंपोनेंट बोलूंगा, यानी कि कुछ कंपोनेंट से मिलकर के कोई सॉलिड बना हुआ है। देखने वाली बात यह है कि वो कंपोनेंट कौन से हैं, वो कंपोनेंट के आधार पर ही क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में यदि कोई भी आयन, मान लीजिए कोई भी 2 आयन है, यदि आयन मिलकर के, आयन आपस में मिलकर के किसी भी सॉलिड का निर्माण करते हैं या आयनों की वजह से जो सॉलिड बनता है, इस प्रकार का सॉलिड आयनिक सॉलिड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं NaCl, NaCl में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये NaCl इस तरह से टूटता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसलिए इस बात को मैं इस तरह बोलूंगा कि यदि किसी भी ठोस में, यदि किसी भी सॉलिड में आपके अवयव या अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल ना होकर के क्या होते हैं, आयन होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, समझिए इस बात को, किसी भी सॉलिड में कंपोनेंट्स अगर आयन है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की वजह से कोई सॉलिड बन रहा है, तो इस प्रकार का सॉलिड आयनिक सॉलिड होता है। उस सॉलिड में कंपोनेंट यानी कि अवयवी कण कौन होने चाहिए, उस सॉलिड में कंपोनेंट अवयवी कण आयन होने चाहिए। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। इसके लिए एग्जांपल है NaCl।
एक ऐसा कंपाउंड जो आयन में ब्रेक हो सकता है अगर वो सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज आयनिक सॉलिड। क्लियर? नेक्स्ट, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। समझिए, मेटेलिक सॉलिड की बात करूं तो मेटेलिक सॉलिड वो सॉलिड होंगे जिनमें कंपोनेंट्स एटम या मॉलिक्यूल ना होकर के मेटल हो। इस बात को मैं इस तरह कह सकता हूं, यदि कोई भी सॉलिड मेटल के द्वारा बना हुआ है, यदि किसी सॉलिड में कंपोनेंट्स मेटल हैं, तो ऐसा सॉलिड मेटेलिक सॉलिड होता है। इस बात को समझिए, और इसको समझने के लिए आपकी हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी यही है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या मतलब होता है इस बात का, ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आपने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो समझा रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का सीधा सीधा मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए का क्या मतलब है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन आराम से समान रूप से वितरित हों। यदि इलेक्ट्रॉन वितरित है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। जिस तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, मान लो जैसे समुद्र, जैसे पानी होता है, वहां पानी होता है, उसी तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर इस प्रकार से बिखरे हुए हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और इन द केस ऑफ द मेटेलिक सॉलिड, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की मदद से हम इसको समझेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ही बीच में मेटल्स होती हैं। ये थोड़ी चीज आपको अलग लग रही होगी, समझने का प्रयास कीजिए। मेटल जो होती है, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, पॉजिटिव आयन को ऑलवेज कंटेन करती है, यानी कि मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है और पॉजिटिव आयन बना लिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने भी मेटल्स होंगी वो सब पॉजिटिव आयन कंटेन करेंगी, यानी कि Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Pt पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव, ये सारी मेटल हैं। जिंक, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी की सारी मेटल हैं। तो ये सब मेटल्स यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्थित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, इस तरीके से। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये मेटल होती हैं, इस वजह से यहाँ पर चार्ज भी बैलेंस रहता है। इसी तरह रिपीटिंग यूनिट चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटल है, या इस बात को आप ये भी समझ लीजिए कि इन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आपको इसलिए मैंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटल्स होती हैं। इस तरीके से ये चार्ज भी बैलेंस रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव को सेटिस्फाई करता रहता है, पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव को सेटिस्फाई करता रहता है। इस वजह से एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठोस का निर्माण होता है, जो बोला जाता है मेटेलिक सॉलिड। आई बात समझ नहीं आई? अगेन समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की मदद से आप इसको समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरित होने की वजह से जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, जिससे कि चार्ज भी बैलेंस रहता है। और इस प्रकार किसी भी मेटल से बना हुआ ठोस धातु ठोस या मेटेलिक सॉलिड कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने दोनों के बारे में पढ़ लिया, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्लासिफिकेशन हुआ कैसे, ये सारी बातें आई कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे सॉलिड में होता क्या है, एटम्स होते हैं, एटम आपस में जुड़े रहते हैं और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, जो दो एटम को जोड़ता है, ये तो केमिकल बॉन्ड होता है।
आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, दीज आर द अट्रैक्शन फोर्स व्हिच कैन एट टू एटम्स। तो दो एटम को जोड़ने के लिए केमिकल बॉन्ड होते हैं। वो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि आयनिक बंध होते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं वो वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उन्हीं के बेसिस पर ही आया है। आयनिक बंध होते हैं तो यहाँ पर आयनिक ठोस आ गया, कोवेलेंट की वजह से यानी कि सहसंयोजी बंध की वजह से सहसंयोजी ठोस आया। ये बिल्कुल एक छोटी छोटी सी ट्रिक है जिनसे आपको याद हो सकता है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स में क्या क्या होता है एक चीज। अब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जो मॉलिक्यूल सॉलिड बनाते हैं। जो मॉलिक्यूल सॉलिड बनाएंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। जैसे जो आयन सॉलिड बना देते, आयनिक सॉलिड, NaCl, Na आयन था, Cl आयन था, आपस में मिलकर क्या बना देते, सॉलिड बना रहे थे, दैट इज आयनिक सॉलिड। मेटल जब आयन बना रही है, मेटल एक सॉलिड। उसी तरह मॉलिक्यूल जब आयन बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। और मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दो टाइप होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता है पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना कि आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लास्ट क्लास का भी बेसिक क्लियर कराऊँ, ये बिल्कुल बेसिक है। 3rd चैप्टर में आप पढ़ते हो, सॉरी 4th चैप्टर में आप इसको पढ़ते हो। केमिकल बॉन्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड आप पढ़ते हो। बस इसके लिए आप इतना याद रख लीजिए, HCl है, HF है, ये आपके जो हैं पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जिनमें उसकी ट्रिक भी बता रहा हूं, जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव शो करते हैं वो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव शो करेंगे वो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। इनको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय अणु। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय अणु। सेकंड चीज नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु। जैसे मैंने आपको बताया पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, HCl, HF, यानी कि जिन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो। नॉन पोलर आपके हो जाएंगे H2, O2, N2, CO2, Cl2, F2, ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, HF, HBr, HI, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2, O2, N2, CO2 एक्सेट्रा। तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स जब आपके मिल करके किसी सॉलिड को बनाते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड का निर्माण करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के द्वारा बने हुए सॉलिड, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स कोई आपका पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड बना रहा है दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगर कोई नॉन पोलर आपको बना है दैट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ रहा होगा। अगर आपका ध्रुवीय अणु किसी ठोस का निर्माण कर रहा है तो वो ध्रुवीय ठोस होगा, अगर आपका अध्रुवीय अणु निर्माण कर रहा है तो वह अध्रुवीय होगा। ये बात क्यों बोली, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो अवयवी कण होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl, HF, HBr, etc। नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक O2, H2, N2, CO2, Cl2, यानी कि जो एक जैसे, इनके जैसे। इसको रफ कर दीजिए आप, ज्यादा फिर टेंशन में आ जाएंगे। इस तरह से Br2, इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स H2, O2, N2, Br2, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर, आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के ये दो पार्ट होते हैं और इस तरह से जो सॉलिड बनते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनते हैं। स्क्रीनशॉट। चौथा पॉइंट, सहसंयोजी
अथवा नेटवर्क ठोस। लास्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसा कि नाम में है सहसंयोजी, नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी का मतलब समझ लीजिए कोवेलेंट, इसको बोलेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसे सॉलिड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से बनती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनने का क्या मतलब है भाई? ऐसे मॉलिक्यूल्स भी तो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े, हमने मेटेलिक कैरेक्टर वाले सॉलिड पढ़े, हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े, लेकिन ऐसे भी तो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनते होंगे। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनते होंगे और वो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कोई सॉलिड बनना होगा। इस तरह के जो सॉलिड होते हैं वो सहसंयोजी ठोस या कोवेलेंट सॉलिड बोले जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को ही सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं और उन्हीं से आया है सहसंयोजी ठोस या कोवेलेंट ठोस। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर मैंने बनाने का प्रयास किया है, हालांकि इतनी नहीं बिल्कुल सही नहीं बन पाई होंगी जैसी बुक्स में मेंशन होती है। हो सकता है आपको इसमें फोटो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, उसमें जो रियल स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं। हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, लेकिन इतना ज़्यादा मेंशन ना करें, बस समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। उसमें जैसे हीरे की संरचना है और ग्रेफाइट की संरचना है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, आप जानते हो। तो कार्बन के अपर रूप में ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है, कार्बन तो ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से जो हीरे की नेटवर्क स्ट्रक्चर है और ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बस मैंने शो कराई है। देखिए जैसा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं हीरे की स्ट्रक्चर में, यहाँ पर एक जो आपको डॉटेड दिखाए गए हैं ये सब कार्बन है, जो ब्लैक डॉटेड हैं दीज आर कार्बन। तो ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक नेटवर्क बन गया। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड से पूरा की पूरा नेटवर्क बन गया है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है। दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख लीजिए, दोनों स्ट्रक्चर्स में ध्यान लगाइए और देखिए हर एक कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से एक नेटवर्क बना हुआ है। अब क्योंकि ये सब ठोस होते हैं और बने किस वजह से? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ही ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब चूंकि कुछ ऐसे सॉलिड जो कोवेलेंट बॉन्ड के बने हुए मॉलिक्यूल से कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं, ऐसे सॉलिड सहसंयोजी सॉलिड या सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाती हैं। समझने का फिर प्रयास कीजिए। नेटवर्क क्यों बोला? क्योंकि नेटवर्क का मतलब है यहाँ पर कार्बन जो मेंशन है, कार्बन सब के साथ आपस में कैसा बॉन्ड बना रहा है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पर एक नेटवर्क बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है, जिसको जो आपको दिखाई दे रहा है नेटवर्क, यानी कि एक जाल बना हुआ है जो एक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। और ऐसे ठोस जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कम सॉलिड होता है, ऐसे सॉलिड जिनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क बनाए हुए होते हैं, ऐसे सॉलिड नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार बुक्स को पढ़िए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको अगेन समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाली बात नहीं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझ में आना चाहिए। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बस समझना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, ये सब क्या होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण था। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक बात समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर दो टॉपिक मैंने क्लियर कराए हैं। अगली वीडियोस में हम बात करेंगे लैटिस पॉइंट्स की, लैटिस की, क्रिस्टल लैटिस की, यूनिट सेल की, ये सारी बात करते चलेंगे। अब तक हमने इस वीडियोस में जो कंप्लीट किया है ठोस, ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्लियर? अच्छे से समझिए, मेहनत कीजिए। नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी प्रयास करूंगा आप लोगों को संतुष्ट करने की। थैंक यू।